आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मैं सर्वप्रथम राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री महोदय का आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने इस संकट के समय, जब पूरा विश्व, पूरा देश, हमारा पूरा राज्य कोरोना संक्रमण से ग्रसित चल रहा है, उसके बावजूद एक ऐसा अकल्पनीय बजट प्रस्तुत करना निश्चित रूप से उनकी भावनाओं को इंगित करता है कि वो पूरे मन के साथ ये चाहते हैं कि हमारा राजस्थान अग्रणी प्रदेश बने और हमारे यहाँ पे रहने वाले सभी लोग खुशहाल हो। ये बजट अपने आप में एक ऐसा माइलस्टोन साबित हुआ है जिसकी पूरे देश में प्रशंसा हो रही है। ऐसे काल में बड़ी हिम्मत के साथ ये बजट पेश किया है, ये सराहनीय बात है। सभापति महोदय, वास्तव में ये बजट सरकार के मुख्य उद्देश्य जन कल्याण में प्रतिबद्धता, जन कल्याण ही प्राथमिकता को पूर्ण रूप से प्रतिपादित करता है, पूरा करता है। निश्चित रूप से बजट प्रदेश के सभी वर्गों के लिए हितकारी साबित होगा, जिससे सभी वर्गों का पूरा ध्यान रखते हुए कल्याण की खूब सारी योजनाओं को इसमें समावेश किया गया है। सभापति महोदय, इस बजट की विशेषता यह है कि इसमें मजदूर, स्ट्रीट वेंडर, सर्विस क्लास लोग, सभी लोगों का समावेश करते हुए सभी युवाओं के लिए एक विशेष पैकेज बनाया गया है और उनका जीवन स्तर सुधारने का पूरा ख्याल रखा गया। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस बजट में बाल विकास, शिक्षा, चिकित्सा, कौशल, रोजगार, उद्योग, पशुपालन, कृषि, सभी कर्मचारी आदि के लिए कई घोषणाएं की है जो जनहितकारी साबित होगी। माननीय सभापति महोदय, कोरोना महामारी के प्रारंभ से लेकर अब तक प्रदेश के राजस्व में भारी कमी आई है। उसके बावजूद भी जिस तरह से ये प्रदेश आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है, उसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा एक बेहतरीन बजट, जन कल्याणकारी बजट पेश करना ये दर्शाता है कि आपकी मंशा राजस्थान प्रदेश को खुशहाल प्रदेश बनाने की है। ये बजट वास्तव में एक समावेशी बजट है। इस बजट की सभी को मुक्त कंठ से प्रशंसा करनी चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच के साथ जुड़कर इस सदन को, पूरे सदन को सामूहिक प्रयास करते हुए बजट की क्रियान्वित करवाने में अपना अपना योगदान प्रदान करना चाहिए। क्योंकि जो भी इस सदन में बैठा है, आज जो भी बैठे हैं, जो नहीं बैठे हैं, जो आज चले गए हैं, मैं उनको भी कहना चाह रहा हूं कि जो भी बैठा है वो अपनी जनता से ये वादा करके आया है कि मैं इस सदन में आपकी समस्याओं को उठाऊंगा और उनके समाधान का रास्ता निकाल कर लाऊंगा। अगर आज हम सब मिलकर अच्छी बात को अच्छी नहीं कह सकते हैं तो इससे बुरी बात कोई हो नहीं सकती है। हमें अच्छाई को स्वीकार करना पड़ेगा, तभी ही ये राजस्थान प्रदेश आगे बढ़ेगा। एक अकेला व्यक्ति इस प्रदेश को आगे नहीं ले जा सकता, लेकिन जिसके पास जज्बा हो, जिसके पास विजन हो, जो काम करने की इच्छा शक्ति रखता हो, उसके लिए सभी चीज़ें बहुत छोटी हो जाती है। मैं सभी को ये कहना चाहता हूँ कि इस बजट में कमियाँ निकालने के बजाय हम सबको एक अच्छे जनप्रतिनिधि होने का प्रमाण देना चाहिए और ये साबित करना चाहिए कि हमें इस लोकतंत्र में प्रतिपक्ष की भूमिका को निभाते हुए भी अच्छी बातों को स्वीकार करते हुए उसका मुक्त कंठ से उसकी प्रशंसा करना हमें सीखना चाहिए। और ये ज़रूरी है, हम सब नए लोग जो आज पहली बार जीत के आए हैं, उन सब के लिए भी ये सबक होगा कि इस सदन में अच्छी बातों को सभी लोग मन से स्वीकार करते हैं, चाहे वो पक्ष है चाहे प्रतिपक्ष है, पर हिम्मत के साथ ये बात कहना कि हाँ आपने अच्छा काम किया, अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होगा और हम सब के लिए एक प्रेरणादायी बात होगी कि इस सदन में कोई राजनीतिक भेदभाव नहीं है। यहाँ पे केवल और केवल राजस्थान के लोगों के विकास की बात होती है, इसके अलावा यहाँ कोई बात नहीं होती है। मैं माननीय मुख्यमंत्री को दो लाइन के साथ एक बात कहना चाहूँगा। आप आगे बढ़ते रहिए, आप इसी तरह राजस्थान के लोगों की खुशहाली की बातें सोचते रहिए, खुशहाली की बातें करते रहिए और इस तरह का बजट पेश करते रहिए। दो लाइनें हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, आपको तो राजस्थान प्रदेश को आगे है ले जाना। मैं इसी बात के साथ अपनी बात को शुरू करता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, जिस जन कल्याण के पथ पर आप आगे बढ़ रहे हो उस पर आगे बढ़ते जाइए, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। ये जनता हर चीज़ को देख रही है, समझ रही है और जिस तरह से आपने कोरोना काल में हमें ये एहसास भी नहीं होने दिया कि इतनी बड़ी महामारी राजस्थान में आई है और हम किस तरह उसका मुकाबला कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री ने यहाँ बैठकर किसी भी वर्ग को शायद नहीं छोड़ा,
जिससे उन्होंने बातचीत नहीं करी हो। हर वर्ग से उन्होंने सजेशन सुझाव लिए हैं कि हमें क्या करना है। जिस तरह जो पहला नारा राजस्थान के मुख्यमंत्री ने दिया था, राजस्थान सतर्क है, 100% उस पर खरे उतरे हैं। हमारा भीलवाड़ा मॉडल, हमारा रामगंज मॉडल, जो पूरे देश में जिसकी चर्चा हुई है, पूरे विश्व में जिसकी चर्चा हुई है, ये काबिल तारीफ बात है। हमारा भी सर गर्व से ऊंचा हुआ कि हमने एक ऐसे मुख्यमंत्री के साथ काम करने का मौका मिला जो पूरे प्रदेश को अपना परिवार मानकर काम करता रहा और ऐसी महामारी में एक दिन भी नहीं रुके, एक दिन भी नहीं थके, हमेशा किसी भी वर्ग के साथ संवाद करते रहे, चाहे वो नीचे का प्रतिनिधि हो, चाहे सरपंच हो, चाहे वार्ड पंच हो, चाहे विधायक हो, चाहे पार्षद हो, चाहे चेयरमैन हो, कोई भी हो, चाहे कोई संत हो, कोई महात्मा हो, कोई पीर पैगंबर हो, हर व्यक्ति से सुझाव लिया और इस राजस्थान को इस महामारी से बचाने का भरसक प्रयास किया और इसी का नतीजा है कि हम आज सुरक्षित है, संरक्षित है। बहुत सारी बातें हैं पर ज़्यादा समय नहीं है मेरे पास, आप भी बहुत लोगों को बोलना है, मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा। पर मैं माननीय मुख्यमंत्री को मेरी तरफ से, मेरी विधानसभा के प्रत्येक जन की तरफ से हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मेरे निवेदन पर मेरी जनता को बजट में किशनगढ़ के विकास की कई घोषणाएं करके बहुत बड़ी सौगातें दी है। मैं उनका बार बार अभिनंदन करता हूं, बहुत बार स्वागत करता हूं, मेरी जनता की तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आपने मुझे, मैं तीसरी बार ये बजट प्रस्तुत हो रहा है, हर बजट में मैंने उस सड़क को मांगा था। हर बार मैंने कहा था कि मेरे शहर की मुख्य सड़क है, मेरे शहर की लाइफलाइन है, पर शायद वो नहीं हो पाया। और इस बार इस बजट में, जो कि बहुत तकलीफ वाला बजट था, हमारा प्रदेश पूरे संकट से गुजर रहा है, राजस्व की कमी है, उसके बावजूद मुझे उस सड़क की सौगात दी, मेरे शहर को सौगात दी। मेरा शहर बार बार आभारी है और मैं उन सब की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे शहर की मुख्य लाइफलाइन को आपने मुझे इस बजट में घोषणा करके बहुत बड़ी राहत प्रदान करी है, इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा। 2 स्टेट हाईवे आपने मुझे दिए हैं, इसके लिए भी मेरी जनता 30 वर्षों से प्रतीक्षारत थी। 30 वर्षों से लोग सोच रहे थे कि कभी ये हमारा स्टेट हाईवे बनेगा। आपने इस बजट में दोनों स्टेट हाईवे देकर मेरी जनता पर बहुत बड़ा उपकार किया है और विशेष रूप से मुझ पर मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। किशनगढ़ से मालपुरा की सड़क और आरई से सरवाट की जो सड़क है उसको नेशनल स्टेट हाईवे 7E घोषित करके आपने बहुत बड़ा उपकार किया है। इसके साथ ही हमारा एक निम्बार्क तीर्थ है सलेमाबाद, वहाँ पे संस्कृत स्कूल को आपने क्रमोन्नत किया है। शिवाजी नगर स्कूल जो हमारी प्रवेशिका थी उसको क्रमोन्नत किया। बोराड़ा को आपने उप तहसील दी, बोराड़ा में प्रथम श्रेणी का पशु चिकित्सालय दिया। पिछले 2 वर्षों में किशनगढ़ गांधीनगर पुलिस थाने को क्रमोन्नत करने के लिए मैं लगातार इस सदन में बोल रहा हूं, पर इस बार आपने मेरी आवाज़ को सुना और उस थाने को क्रमोन्नत करके मेरे शहर को एक बहुत बड़ी सौगात दी। बहुत बड़ी आवश्यकता थी, बहुत ज़्यादा क्राइम थे वहाँ पे, एक बड़ा सक्षम स्तर का अधिकारी लगने पे क्राइम पे कंट्रोल होगा और आपकी ये सोच जो कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की, इसका एक बड़ा उदाहरण आपने मेरे शहर को एक थाना क्रमोन्नत करके दिया है। सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार की संवेदनशीलता पूर्ण रूप से झलकती है। एक इस बजट में एक बहुत बड़ी बात हुई जो मुझे बहुत छू गई। आपने जीवन रक्षक योजना जो जिसकी घोषणा की है, उसमें घायल व्यक्ति को समय पर अस्पताल पहुंचाने वाले को 5,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र। ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि हमारे मुख्यमंत्री छोटी से छोटी चीज़ को, बारीक से बारीक चीज़ को, जो जनता की संवेदनाओं को झकझोरती है, वहाँ पर जाके आपने जो काम किया है बहुत तारीफ के काबिल काम है। ये एक नवाचार है और इतना बड़ा नवाचार है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। और कल्पना नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि इतने जीवन बचेंगे जिसका हम और आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। इतने जीवन, जो गंभीर घायल व्यक्ति है उनको अगर समय पर अस्पताल पहुंचा दिया जाए, अगर उनका इलाज चालू हो जाए, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। एक समय था जब एक्सीडेंट को देखकर लोग आगे निकल जाते थे, क्योंकि पुलिस अगर किसी को लेके जाते थे तो उस समय इतना परेशान होना पड़ता था कि उसको एड्रेस लिखाना, उसको पता लिखाना, उस पर शक किया जाता था। आज ये जो घोषणा है, ये अपने आप में एक ऐसी घोषणा है जो उन घायलों को जीवन देगी, उन घायल परिवारों की दुआएं आपको मिलेगी। ईश्वर आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद देंगे और इसी आशीर्वाद से आप आगे बढ़ते जाएंगे, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। और दूसरी घोषणा कि आपने घायल व्यक्ति की, चाहे वो किसी भी राज्य का हो, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे किसी दूसरे राज्य का हो, बिना किसी पात्रता के उसका प्राइवेट हॉस्पिटल में या सरकारी अस्पताल में निःशुल्क इलाज कराना,
ये भी एक बहुत बड़ी सोच के बाद ही हो सकता है, ऐसा संभव नहीं है। ये बड़ा जिगर का काम है कि आप पता नहीं कितने एक्सीडेंट होते हैं राजस्थान में, पता नहीं कितने राजस्थान के बाहर के लोगों के एक्सीडेंट होते हैं, कितना परेशान होते होंगे वो लोग। आज जो दुआएं आपको मिलेगी, और जिस दिन ऐसा कोई हादसा, भगवान नहीं करे ऐसा हादसा हो, जिस दिन राजस्थान में ऐसा हादसा होगा और उन लोगों को जितना जल्दी इलाज मुहैया होगा और निःशुल्क इलाज मुहैया होगा, वो दुआएं आपके लिए बहुत काम आएगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने विशेष कोविड पैकेज के तहत कोरोना काल में 33 लाख एसआई निराश्रित मजदूर परिवारों को जो 3500 रुपये प्रति परिवार के हिसाब से सहायता राशि प्रदान करके जो काम किया है, एक अपने आप में बहुत अनुकरणीय काम है। इसके साथ ही नरेगा में 100 दिवस के बजाय 200 दिवस की मजदूरी, ये भी कोरोना काल में जो संकट आया लोगों पे, उसको कहीं न कहीं बहुत बड़ी राहत दी है, और ये बहुत बड़ी घोषणा है। यूनिवर्सल हेल्थ पैकेज के अंतर्गत आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के अंदर एनएफएसए और एसईसीसी परिवारों को के साथ साथ समस्त संविदा कर्मी, लघु और सीमांत कृषकों को निःशुल्क बीमा और अन्य परिवारों को 850 रुपये में, यानी 50% की राशि, प्रीमियम राशि पे 850 रुपये में 5 लाख रुपए का चिकित्सा बीमा उपलब्ध कराना एक ऐतिहासिक कदम है। बहुत ही सराहनीय कदम है ये, जिसमें लोगों का विश्वास बढ़ेगा और लोग अपने आप को सुरक्षित और सुरक्षित महसूस करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र की बात करूं तो प्रदेश के ग्रामीण परिवेश के छात्र छात्राओं के उज्जवल शैक्षणिक भविष्य को देखते हुए प्रदेश के 5000 से अधिक आबादी वाले गांवों में आपने राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने की घोषणा की है। ये आपने बहुत बड़ा काम किया है। आज अंग्रेजी कहीं न कहीं हमारी कमजोरी हो रही है, गांव के बच्चों को अंग्रेजी पढ़ना आता नहीं है। आज कहीं भी जाए, किसी भी डिपार्टमेंट में जाए, अंग्रेजी बोलना अनिवार्य सा हो गया है। तो एक बहुत बड़ी शुरुआत है कि आपने उन गांव गरीब किसान के लोगों को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए ये जो स्कूल खोले हैं, ये स्कूल अपने आप में बहुत बड़ा काम करेंगे और इन बच्चों को की हौसला अफजाई होगी, इनका जिगर खुलेगा और ये बड़े से बड़े अधिकारी, बड़े से बड़े किसी भी काम के लिए जाएंगे तो अपनी बात को अच्छे ढंग से कह पाएंगे। उनको पढ़ने का एक बहुत बड़ा मौका मिलेगा, बहुत अच्छा माहौल मिलेगा। कृषि प्रधान प्रदेश के 600 राजकीय विद्यालयों में जहाँ पे विज्ञान संकाय है, वहाँ पे कृषि संकाय खोले जाने की घोषणा, ये साबित करता है कि हमारा जो राज्य है वो कृषि प्रधान राज्य है और कृषि में नवाचार करने का ये जो काम आपने किया है, ये हमारे कृषकों को कहीं न कहीं, उन कृषकों के बच्चों को कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा हिम्मत देने का, दाद देने का काम किया है आपने, ताकि वो अपने इस क्षेत्र में आगे बढ़े और कृषि जैसे व्यवसाय को, कृषि जैसे क्षेत्र को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। साथ ही उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने तथा हमारे जो 4 साथी जो इस सदन में हमारे साथ नहीं रहे, कोरोना काल में हमें छोड़ के चले गए, एक ऐसी मिसाल कायम करी है आपने, एक ऐसा नवाचार कायम किया है जिसकी कल्पना भी शायद कोई नहीं कर सकता। आपने सारे राजनीतिक भेदभाव भुलाते हुए चारों के नाम पर कन्या महाविद्यालय खोले जाने की जो घोषणा करी है, ये घोषणा आपकी सोच को प्रतिपादित करती है कि आप सबको साथ लेकर चलने वाले मुख्यमंत्री हैं। साथ ही राजनीति में, राजनीति से ऊपर उठकर निर्णय लेने की क्षमता आप में है और वो आपने करके दिखाया। ये एक माइलस्टोन वर्क है और मैं मेरे पूरे मन के साथ इस बात की बहुत तहे दिल से तारीफ करता हूँ कि ये काम एक ऐसा काम है जो बहुत से लोगों को शिक्षा दे जाएगा, बहुत से लोगों को रास्ता दिखा जाएगा कि राजनीति में भी बहुत उच्च स्तर की बात की जा सकती है। रोजगार के क्षेत्र में आपने राजस्थान के युवाओं को 2 वर्षों में 50,000 से अधिक पदों पर भर्ती की घोषणा की है। ये रोजगार युवाओं का में एक विश्वास पैदा करने वाली बात। कृषि के क्षेत्र में आपने पशुपालन और लोगों के आजीविकाओं का मुख्य साधन है हमारे यहाँ पे, इस बात को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने कृषकों और पशुपालकों की आय में वृद्धि और उनके समग्र विकास के दृष्टिगत प्रदेश में कृषक कल्याण कोष के माध्यम से आगामी 30 वर्ष में अनुदान आधारित मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना लागू की है। उसके साथ आगामी वर्ष में प्रदेश के किसानों को केंद्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से 16,000 करोड़ के जो ऋण ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरण किए जाने का निर्णय लेकर किसानों के हित में एक बहुत बड़ा फैसला किया है। बिजली की दरें नहीं बढ़ाना अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। बहुत सारे लोग बहस कर रहे थे इस बात पर, जब बात बजट की आई थी तब 5 साल कृषि पर किसी भी तरह का विद्युत भार नहीं बढ़ाने की बात थी और वो आज तक ऐसा नहीं हुआ है। कोई भी दर नहीं बढ़ी है विद्युत में, कृषि पे, और वो अभी तक जारी है। और आज इस बजट में भी आपने ये वापस संकल्प लिया है कि प्रदेश के किसानों को आगामी वर्ष में 16,000 करोड़ रुपये से अधिक की सब्सिडी दिए जाने की घोषणा तथा कृषि हेतु
पर्याप्त बिजली की उपलब्धता की सुनिश्चितता, पारदर्शिता की दृष्टिगत नई कृषि विद्युत वितरण कंपनियां बनाए जाना, ये भी एक बहुत बड़ा काम है। कृषि के लिए नई कृषि विद्युत कंपनियां बनाए जाना उन किसानों को पूरी बिजली देने के लिए एक बहुत बड़ा कदम। इसके अलावा प्रदेश के सामान्य श्रेणी के किसानों को जिसका विद्युत बिल मीटरिंग में आ रहा है, उनको 1000 रुपये या प्रतिवर्ष 12,000 की राशि दिए जाने की घोषणा बहुत बड़ी राहत का काम है। प्रदेश की गौशालाओं में पशुपालकों को उनके घर पर ही अल्पकालीन पशु चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए 108 की तर्ज पर 102 मोबाइल वेटनरी सेवा शुरू करना एक नया नवाचार, जो हमारी पशुधन को सुरक्षित रखने के लिए, हमारी गायों को सुरक्षित रखने के लिए एक बहुत बड़ा काम है, जो होना था और बहुत बड़ी ज़रूरत थी इस बात की, क्योंकि गाय या बैल या कोई भी पशु, जी बस 5 मिनट में ख़त्म करता हूँ, कोई भी पशु एक्सीडेंट होने पे, बीमार होने पर अस्पताल ले जाने में बहुत बड़ी तकलीफ होती थी उनको। अगर आज ये एम्बुलेंस की सुविधा मिली है तो ये कितना बड़ा नवाचार है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से इस पर एक और निवेदन करना चाहूँगा। राजस्थान प्रदेश की जनता के लिए एक अलग से नवाचार हो, जो जन कल्याण में एक मील का पत्थर साबित होगा। मैं एक आग्रह करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, आपके माध्यम से माननीय सभापति महोदय, गाँव में गर्मी के दिनों में बिजली की शॉर्ट सर्किट से या और किसी कारणों से आग लग जाती है, बहुत बड़ी जनहानि भी हो जाती है, कई बार पशुधन की जनहानि, पशुधन भी चले जाते हैं, जल जाते हैं, उसमें बहुत सारा चारा जल जाता है, पूरी झोपड़ियाँ जल जाती है, घर का सामान जल जाता है, इवन घर में रखा हुआ छोटा मोटा गहना, अपनी बेटियों की शादी करने के लिए सुरक्षित रखा हुआ पैसा, थोड़ा बहुत चांदी का, सोने का जेवर, ये सब जलकर राख हो जाता है। अभी हाल ही में 3 दिन पहले मेरी विधानसभा में टोंकड़ा गांव में एक भीषण आगजनी हुई और उस आगजनी में पूरा 4 झोपड़ियाँ, 4 परिवार पूरे जलकर तबाह हो गए। कम से कम 12 भैंसें जल गई, 2 गायें जल गई, 500 ग्राम, चारों परिवारों को 500 ग्राम सोना जलकर खाक हो गया, किसी भी काम का नहीं रहा। वो चांदी के आभूषण बना रखे थे वो खत्म हो गए, 60,000 रुपये पड़े थे वो खत्म हो गए, कम से कम 10 ट्रॉली चारा था वो जल गया। पता नहीं कितना नुकसान हुआ, अंदाजा नहीं लगा सकते। और इतने जानवर घायल हो गए जिनका आज भी इलाज जारी है। मैं कल भी उस गांव में जाके आया हूं और मैं इस आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन करना चाहूँगा, एक नवाचार और कर दें आप। पूरे राजस्थान में प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर एक दमकल की गाड़ी अगर उपलब्ध हो जाए तो ये जितने भी अग्निकांड हो रहे हैं, जितनी भी जो जनहानियाँ हो रही है, जितनी भी पशुधन की हानियाँ हो रही है, ये बच जाएगी। क्योंकि अभी तक नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम क्षेत्र पे ही दमकल की गाड़ियाँ हैं, गाँव में नहीं है। मेरी विधानसभा नहीं, पूरे जितने भी सदन में जितने लोग बैठे हैं, मैं ये मानता हूँ कि किसी के भी 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर की दूरी पर नगर पालिका, नगर निगम होगी। दमकल जब तक पहुँचती है, जब तक सब कुछ जलकर ख़त्म हो जाता है, उसके बाद कुछ भी नहीं बचता है। दमकल बुझी हुई आग को बुझाने में काम आती है। मेरा निवेदन है कि एक नवाचार राजस्थान के मुख्यमंत्री करे। जितनी संवेदनशीलता आपने इस बजट में दिखाई है, ये एक और मांग पूरा राजस्थान का किसान कर रहा है, पूरे राजस्थान का वो ग्रामीण परिवेश कर रहा है। और मैं मानता हूँ कि पूरा सदन भी चाहता होगा कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, हमारे पंचायत मुख्यालयों पे एक दमकल की व्यवस्था हो, ताकि तुरंत वो पहुँच जाए और उसके बाद पीछे की जो गाड़ियाँ हैं, जो नगर परिषद, नगर निगम की है, वो पहुँचे, ताकि कम से कम नुकसान हो उन किसानों का जो पूरी मेहनत करके, साल भर मेहनत करके चारा इकट्ठा करते हैं अपने पशुधन को बचाने के लिए। वो चारा 1 घंटे में जलकर स्वाह हो जाता है और उसका कोई मुआवजा सरकार की तरफ से नहीं मिलता है, कोई गिरदावरी उसकी नहीं होती है। तो मैं चाहूँगा कि चारे का मुआवजा भी मिले और दमकल की व्यवस्था भी ऐसी जगहों पर हो, ताकि एक बड़ा नवाचार हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा हो सके। और इसी जवाब में जो रिप्लाई आप करेंगे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं चाहूँगा कि इस रिप्लाई में एक घोषणा हो, ताकि पूरा राजस्थान इस बात को सुन रहा है, पूरा राजस्थान इस बात को देख रहा है और आपकी तरफ पूरी इंतजार कर रहा है कि आप ऐसी घोषणा करके पूरे राजस्थान के गाँवों के लोगों को दमकल की सुविधा देकर उनके जीवन को बचाने का प्रयास करेंगे। माननीय सभापति महोदय, पिछला वर्ष कोरोना महामारी में लड़ने में लगा रहा। लॉकडाउन होने के कारण सड़कों की मरम्मत के कार्य अपेक्षाकृत हो नहीं पाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस साल की भरपाई करते हुए 5 करोड़ रुपए की मिसिंग लिंक की घोषणा करी है। बहुत अच्छी घोषणा है, पर मैं चाहूँगा कि इस राशि को थोड़ा बढ़ाया जाए, क्योंकि 3 साल हो गया, सड़कें बहुत सारी टूट रही है, लोगों की बहुत बड़ी डिमांड है, छोटी छोटी सड़कें बननी है। तो इसको 5 के बजाय अगर 10 करोड़ की घोषणा कर दी जाए तो शायद
पूरे राजस्थान में एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा और हम सब जितने भी विधायक हैं उन सब के लिए भी जनता को एक उम्मीद है कि ये लोग कहीं न कहीं पूरे 5 साल के कार्यकाल में हमारी जो टूटी हुई उधरी हुई सड़कें हैं इनको ठीक करा पाएंगे। आपने नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका क्षेत्र में 30 और 20 और 10 किलोमीटर की सड़कें दी है, ये भी एक नवाचार है। पहली बार ऐसा हुआ होगा राजस्थान में कि किसी मुख्यमंत्री ने शहरी क्षेत्र में जहां नगर पालिका, नगर परिषद, निगम होते हुए भी अपनी तरफ से राजस्थान सरकार के कोष से सड़कें दी है। ये बहुत सराहनीय कदम है। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं माननीय ऊर्जा मंत्री जी और माननीय उद्योग मंत्री जी यहाँ विराज रहे हैं। मैं एक निवेदन करना चाहूँगा, बहुत बड़ा विषय है और अभी बड़ी समस्याएं हैं। ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियल कॉरिडोर खुल रहे हैं, प्राइवेट कॉलोनाइजर इंडस्ट्रियल कॉलोनियाँ काट रहे हैं। आपने रिको में बहुत सारे उपखंडों को उद्योग के क्षेत्र में रिको के नए नए एरिए खोले, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और साथ ही एक सुझाव भी देना चाहता हूं कि जितने भी प्राइवेट कॉलोनाइजर इंडस्ट्रियल कॉलोनियाँ अगर काटते हैं तो वहां पे कनेक्शन के लिए 1 बीघा या 1.5 बीघा जमीन आरक्षित की जाए जहां पे जीएसएस स्थापित हो सके। बहुत बड़ी तकलीफ है, इतनी पेंडेंसी है कि लोगों को पावर अपडेट नहीं हो रहा है। कम से कम मेरी किशनगढ़ में 80 कनेक्शन है जो आज भी पेंडिंग है, हो नहीं पा रहे हैं जीएसएस के अभाव। लोड नहीं है, लोड शेडिंग हो रही है। तो ज़्यादा जरूरी है कि वो जो कॉलोनाइजर काट रहे हैं कॉलोनियाँ, उनको आवश्यक रूप से निश्चित कर दिया जाए कि आपको अगर कॉलोनी काटनी है तो बीघा 1-1.5 बीघा जमीन एवीएनएल को या जो भी निगम है उसको समर्पित करनी पड़ेगी, सरकार को समर्पित करनी पड़ेगी, जिससे उस कॉरिडोर में जो कॉलोनी आपने काटी है उसमें बिजली कनेक्शन हो सके। ये बहुत बड़ा काम है और इसको बहुत जरूरी रूप से करना है ताकि पेंडेंसी नहीं आए और ये सारी बर्डन सरकार पे आती है। प्राइवेट कॉलोनाइजर कॉलोनी काट के चला जाता है, इंडस्ट्रियल कॉलोनी काट देता है, प्लॉट बेच देता है, अपना मुनाफा ले लेता है और बर्डन सरकार पे छोड़ कर चला जाता है। ये जरूरी है कि वो के लिए जी सर 1-2 मिनट में समाप्त कर, बस मैं मेरी बात करके समाप्त कर रहा हूँ। मैं इस बजट पे जितनी बात करूँ उतनी कम है, मेरे पास समय नहीं है। बार बार सभापति महोदय मुझे आदेशित कर रहे हैं और मुझे इस बात की पालना भी करनी है कि ये मैं इस बजट के माध्यम से मेरी विधानसभा के छोटे छोटे कामों को मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे वहाँ पे बहुत बड़ा इंडस्ट्री एरिया है, विश्व की सबसे बड़ी मार्बल मंडी है, लेकिन अभी तक उप जिला अस्पताल है। मेरे अस्पताल को जिला अस्पताल में क्रमोन्नत किया जाए, लेकिन अस्पताल को, ताकि वहाँ पे और सुविधाएं डेवलप हो जाए। और बहुत सारे संसाधन होने से बड़ा उपखंड है, 3 लाख की वोटर्स है मेरे और 5-6 लाख की आबादी है। वहाँ पे अगर जिला अस्पताल नहीं होना अपने आप में एक दुर्भाग्य की बात है। जब बहुत जगह हो रहे हैं तो किशनगढ़ भी अपेक्षा करता है, मैं अपेक्षा करता हूँ कि मेरा किशनगढ़ में जिला अस्पताल की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी अभी पूरक बजट में करे या जब रिप्लाई दे जब करे। एक पूरे किशनगढ़ में महिला कॉलेज नहीं है, जबकि महिला कॉलेज वहाँ खोलने के लिए शायद बहुत ज़्यादा संसाधनों की आवश्यकता नहीं है। भवन वहाँ पे उपलब्ध है, क्योंकि वहाँ 7 साल पहले एक छात्रावास बना था, वो छात्रावास 7 साल से खाली पड़ा है, उल्टा उसकी रिपेयर भी नहीं हो पा रही है। पूरा महिला कॉलेज शिफ्ट हो सकता है। 2000 बालिकाएं मेरे स्कूल में पढ़ती है, कॉलेज में पढ़ती है। बहुत सारी बालिकाएं आ सकती है, लेकिन अभिभावक भेजना नहीं चाहते हैं अजमेर, जयपुर। अगर वहाँ अगर अस्पताल खुल गया और कॉलेज, महिला कॉलेज खुल गया तो वहाँ बालिकाओं की शिक्षा में एक बहुत बड़ा कदम होगा और किशनगढ़ के लिए बहुत बड़ी सौगात भी होगी। माननीय कंक्लूड करें। जी कंक्लूड कर रहा हूँ। मेरे अराई एक बड़ा कस्बा है जहाँ पंचायत मुख्यालय है, अभी तक वहाँ 30 बेड है। 50 बेड वहाँ 30 से 50 बेड करवा दिए जाए और एक ब्लड बैंक की घोषणा, स्थापना वहाँ करने की घोषणा इस बजट में हो जाए तो वहाँ के लोगों को चिकित्सा सुविधा में बहुत बड़ा आराम मिलेगा। और इसके साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बांदर सिंदरी में बने, क्योंकि NH पे, नेशनल हाईवे पे गांव बसा हुआ है, बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं बांदर सिंदरी के आसपास, उनको जल्दी से चिकित्सा सुविधा मुहैया हो जाए। वहाँ पे एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मैं घोषणा करवाना चाहूँगा। साथ ही बगुमतरा तहसील में अराई के ग्राम बहेड़ा में नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र और डसूक, खंडात, छोटा लांबा, सलेमबाद, डबरेला, झाड़ोल, आकोडिया में उप स्वास्थ्य केंद्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत करने की घोषणा करें तो वहाँ की जनता को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में मेरे राजकीय सालदुल बालिका माध्यमिक विद्यालय कृष्णापुरी है, मैं इसको क्रमोन्नत करने के लिए माननीय शिक्षा मंत्री से निवेदन करूँगा कि इस स्कूल को क्रमोन्नत करें ताकि हमारी बालिकाएँ वहीं रहकर पढ़ सकें। राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय कुचील, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ढिगारिया, डबरेला, राजारेड्डी, बांदर सिंदरी और मुंडोती को माध्यमिक विद्यालय में तथा राजकीय प्राथमिक विद्यालय पेड़ी बाटा किशनगढ़ को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की मांग करता हूं। माननीय
आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इस बजट पे जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से जिस सोच के साथ ये बजट प्रस्तुत किया है, मैं इस बजट पे माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और साथ में कहना चाहूँगा कि इस बजट की क्रियान्विति हो ताकि सब लोगों को जवाब मिले और राजस्थान की जनता जो अपेक्षा करती है उस अपेक्षा पे हम सब खरे उतरें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय श्री